कर्नाटक के कित्तूर की क्रांतिकारिणी रानी चेन्नम्मा। लेखक रीता घोष, बेंगलुरु। भारत के दक्षिण प्रांत में स्थित कर्नाटक भारत का छठवां बड़ा राज्य है। यह राज्य अपनी अत्यंत प्राचीन विरासत, शिक्षा, संस्कृति, लोक कला, संगीत, नृत्य वादन आदि सभी क्षेत्रों में अद्वितीय निपुणता के कारण भारत के इतिहास में अपना एक विशेष स्थान रखता है। प्राचीन कर्नाटक का संक्षिप्त विवरण। राजनीतिक परिस्थिति। कर्नाटक में पाषाण युग की संस्कृति पाए जाने के कारण यहाँ की संस्कृति को हाथ कुल्हाड़ी संस्कृति का धरोहर भी कहा जाता है। कई सुविख्यात राजवंशों के उत्थान पतन का साक्षी रहा है कर्नाटक। नंद, मौर्य, कदंब, बादामी, चालुक्य आदि राजवंशों के पतन के पश्चात यहाँ मराठाओं का शासन रहा। विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक का अंतिम साम्राज्य रहा। मराठाओं ने मुगलों से संघर्ष के बाद कर्नाटक पर विजय प्राप्त की तथा अपना शासन स्थापित किया। तदनंतर मराठा साम्राज्य के अवसान होते होते यहाँ ब्रिटिश शासन ईस्ट इंडिया का अधिकार हो गया। 17वीं-18वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में मराठाओं ने कर्नाटक के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार कर लिया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात 1680 ईस्वी में उनके बेटे छत्रपति संभाजी को गद्दी विरासत में मिली, पर उनका शासन अधिक दिनों तक न चला। 1699 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने आक्रमण कर उन्हें पकड़ लिया तथा बाद में उन्हें फांसी दे दी गई। इसके पश्चात मराठाओं ने कर्नाटक पर अपना शासन बनाए रखा। 1818 ईस्वी तक कर्नाटक पर मराठाओं का वर्चस्व रहा। विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात 17वीं-18वीं शताब्दी में मैसूर एक स्वतंत्र राज्य बन गया। कृष्णराज वोडेयार द्वितीय की मृत्यु के बाद मैसूर सेना के प्रधान सेनापति हैदर अली ने इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा दिया। हैदर अली की मृत्यु के बाद राज्य का शासन टीपू को सौंप दिया गया, जो टीपू सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हुए। टीपू सुल्तान साहसी और पराक्रमी थे। मैसूर के बाघ नाम से परिचित टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बढ़ते कदम को रोकने तथा राज्य हड़पने की नीति के विरुद्ध अंग्रेजों से 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। दुर्भाग्यवश अंतिम युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई और मैसूर राज्य ब्रिटिश साम्राज्य की एक रियासत में सम्मिलित हो गई। भारत की प्राकृतिक समृद्धि तथा मूल्यवान सांस्कृतिक धरोहर सदियों से भारतेतर देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। इसलिए बारंबार भारत की भूमि पर विदेशियों की घुसपैठ होती रहती थी। यहाँ के मूल निवासियों को सदियों से इन आक्रमणकारियों से अपनी रक्षा के लिए तथा अपनी स्वायत्तता, प्रभुता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। कर्नाटक के निवासियों का जीवन भी सतत संघर्षमय था। यहाँ के लोग राजनीति से सुपरिचित तथा सक्रिय होते थे। अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उन्होंने कभी भी विदेशियों से समझौता नहीं किया। कर्नाटक का राजनीतिक भूभाग विचित्र था। इसका आधा भाग देशीय राजाओं के शासन में अधिकृत था, किंतु इसके चारों ओर अंग्रेजों के साम्राज्य क्षेत्र क्रमशः बढ़ता जा रहा था। अंग्रेज शासक कर्नाटक को ग्रास करने के लिए विभिन्न प्रकार के दबाव बनाते रहते थे। इसलिए उन दोनों के मध्य अविरत संग्राम चलता रहता था। क्षेत्रीय भिन्नताओं के होते हुए भी कर्नाटक वासी अंग्रेजों के बढ़ते कदमों को रखने के लिए सतत प्रयास करते रहते थे। कर्नाटक का इतिहास ऐसे ही संग्रामी शासकों, विद्वानों एवं साहसी योद्धाओं से परिपूर्ण है। यह राष्ट्रीय तथा स्वदेश चेतना को भली भांति दर्शाता है। बहुत कम लोगों को यह विदित है कि अंग्रेजों के विरुद्ध अधिकतर विद्रोह दक्षिण भारत की भूमि पर हुए। दक्षिण की भूमि पर अधिकार करने की होड़ में अंग्रेज शासक वहां के स्थानीय व्यवसाय तथा कृषि जैसे आवश्यक व्यवस्थाओं को नष्ट करने में तत्पर हो गए, ताकि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को भारत में बढ़ावा दिया जा सके। उनका एकमात्र लक्ष्य यह था कि किस प्रकार से अधिकाधिक राजस्व लूटा जा सके, परंतु कर्नाटक को अधीन करना इतना सहज नहीं था। ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध
यहाँ न केवल पुरुष शासकों ने किया था, अपितु कई महिला शासकों ने भी कठोरता से विरोध किया। अंग्रेजों की शक्ति के आगे वे न तो नतमस्तक हुए, न ही भयभीत, बल्कि उन लोगों ने शस्त्र उठाकर युद्ध करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया। स्वाधीनता संग्राम के विस्फोट की प्रथम अग्निवर्षा दक्षिण के इसी क्षेत्र में धधक उठी थी। कित्तूर राज्य। कित्तूर राज्य मैसूर के उत्तर में एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य था। छोटा होने पर भी यह समृद्ध एवं संपन्न राज्य था। इस राज्य में हीरे जवाहरात का बाजार लगता था, जिसमें व्यापार करने के लिए सुदूर क्षेत्रों से व्यापारी आया करते थे। कित्तूर की समृद्धि से लालची ब्रिटिश सरकार जलने लगी। इसके खजाने को लूटने और इसे हड़पने के लिए अंग्रेज उन्मत्त हो उठे। वे लोग कित्तूर पर आक्रमण कर उसे दबोचने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाने लगे। यहाँ की जनता और शासक अंग्रेजों की इस चाल को ठीक से समझते थे, अतः प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने के लिए राज्य सदा सजग रहता था। कर्नाटक के स्वाधीनता संग्राम में नारियों का योगदान। कर्नाटक के 200 वर्षों के इतिहास का पर्यवेक्षण करने पर ऐसी कई नारियों के नाम मिलते हैं जिन्होंने अपने स्वराज तथा स्वाभिमान की रक्षा के लिए डटकर विदेशी शत्रुओं का सामना किया। इनके अदम्य साहस तथा नेतृत्व की तुलना भारतीय इतिहास में विरल है। कर्नाटक के राजनीतिक इतिहास में गांधी कालीन से पूर्व अर्थात 1920 के पूर्व कई सशक्त नारियां थीं, जिन्होंने अपने कुशल शासन, सैन्य संचालन तथा युद्ध कौशल से ब्रिटिश सरकार की नाक में दम करके रखा था। कहा जाता है कि कई बार जो कार्य पुरुष नहीं कर पाते वो काम नारी बड़ी सहजता से कर देती है। इसकी सत्यता कर्नाटक के संग्राम के इतिहास से प्रमाणित होती है। नारी ने अनेक बार आवश्यकता अनुसार कोमलता के आवरण को त्याग कर कठिन से कठिनतम परिस्थितियों में स्वयं को सशक्त योद्धा प्रमाणित किया है। भारतीय संस्कृति में नारी को ब्रह्म की शक्ति माना जाता है। शक्ति पूजा भारतीय संस्कृति का आधार है। दुर्गा सप्तशती में वर्णन है, असुरों के अत्याचार से त्रस्त देवताओं की स्तुति से आद्या शक्ति नारी रूप में प्रकट होती है और देवताओं द्वारा प्रदत्त अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित देवी असुरों का वध कर समस्त लोकों में शांति स्थापित करती हैं। इसी प्रकार इस भारत भूमि पर जब जब शत्रुओं ने अत्याचार की सीमा का अतिक्रमण किया तो भारतीय नारी अपने शक्ति स्वरूप में जागृत हो उठी तथा शत्रुओं का सामना करने के लिए अस्त्र धारण कर अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। स्वामी विवेकानंद ने भी भारतीय नारी की शक्ति पर पूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए कहा है, भारतीय नारी अबला नहीं बल्कि सबल प्रबल शक्ति रूपिणी है। भारत के प्राचीन इतिहासों के पृष्ठों पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो यहाँ कई ऐसे शक्तिशाली सक्षम नारियों के उल्लेख मिलते हैं जिन्होंने पुरुषों के समकक्ष रणांगन में लड़कर अपने शौर्य और पराक्रम का आदर्श स्थापित किया है। इसलिए कहा जाता है कि नारी की कोमलता को उसकी दुर्बलता नहीं समझनी चाहिए। कर्नाटक में 1920 के पूर्व कई संग्रामी महिलाएं हुई जिन्होंने स्वभूमि की रक्षा के लिए आत्म बलिदान देकर दक्षिण के इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया है। इनमें बलाबाड़ी, मल्लम्मा, अब्बाक, रानी चिन्नम्मा तथा रानी बीरम्मा आदि कई प्रसिद्ध महिला शासकों का नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कित्तूर राज्य की रानी चेन्नम्मा, जिस प्रकार उत्तर भारत में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा इंदौर की अहिल्याबाई का नाम उनकी वीरता तथा स्वाभिमान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक उसी प्रकार दक्षिण भारत के कित्तूर राज्य की रानी चेन्नम्मा का नाम उनके साहस, रण कौशल तथा स्वराज्य प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। परंतु रानी चेन्नम्मा प्रथम क्रांतिकारिणी है जो 17वीं 18वीं शताब्दी की महिला शासक रही और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह की आवाज उठाई थी। 1778 ईस्वी में कर्नाटक के एक छोटे से गांव ककाती, जो अभी चेलागामी में स्थित है, के एक लिंगायत समुदाय में चेन्नम्मा का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम गुलप्पा गौड़ था तथा माता का नाम पद्मावती था। बचपन में उन्हें संस्कृत, उर्दू, मराठी आदि कई भाषाओं की शिक्षा प्राप्त हुई।
उनके परिवार की प्रथानुसार बचपन से ही उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा भी दी गई। अत्यंत अल्पायु में ही चन्नम्मा ने घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी आदि की कलाओं में निपुणता प्राप्त कर ली। अनुपम सौंदर्य के साथ सच्चरित्रता ने उन्हें असामान्य प्रतिभा का धनी बना दिया। चन्नम्मा का जीवन रोचक घटनाओं से परिपूर्ण था। जब वो मात्र किशोरी वय की थी, तब एक बार उन्होंने एक भयंकर शेर को तीर से मार डाला था। इसी समय वहां विधिवशात राजा मल्ला सर्जा भी पहुंच गए। उन्होंने भी उसी शेर पर बाण चलाया था। चन्नम्मा का बाण शेर के गले में गहराई तक लगने से शेर को मारने का गौरव चन्नम्मा को प्राप्त हुआ। इन घटना ने देसाई परिवार के राजा मल्ला सर्जा को बहुत प्रभावित किया। चन्नम्मा के सौंदर्य एवं वीरता से मंत्रमुग्ध राजा मल्ला सर्जा ने चन्नम्मा के पिता से मिलकर स्वयं से उनकी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। यद्यपि मल्ला सर्जा की एक वर्तमान पत्नी थी, उनका नाम रुद्रम्मा था तथा उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम शिवलिंगप्पा था, परंतु उन दिनों एक से अधिक पत्नी का होना सामान्य बात थी। अतः चन्नम्मा के पिता माता इस विवाह के लिए सहर्ष प्रस्तुत हो गए। मल्ला सर्जा से परिणय के बाद चन्नम्मा कित्तूर की रानी बन गई। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और समझदारी के कारण चन्नम्मा शासन कार्यों में भी राजा की सहायता करने लगी। 18वीं सदी के अंत में पुणे के पेशवा तथा मैसूर के टीपू सुल्तान के मध्य प्राय युद्ध चलता रहता था। इस युद्ध और अशांति का प्रभाव कित्तूर राज्य पर भी पड़ता था, क्योंकि कित्तूर मैसूर से लगा हुआ छोटा राज्य था। राजा मल्ला सर्जा तथा रानी चन्नम्मा के प्रयासों से उस समय परिस्थिति कुछ नियंत्रण में आई थी। परिस्थिति के परिवर्तन होने से कित्तूर राज्य क्रमशः समृद्धशाली तथा संपन्न होता गया। इसलिए पुणे के पेशवा कित्तूर की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे। कित्तूर राज्य को क्षतिग्रस्त करने के लिए धूर्त पेशवा ने एक बार राजा मल्ला सर्जा को एकांत में बुलाकर बंदी बना लिया। राजा 3 वर्षों तक पेशवा के अधीन कारागार में बंदी बने रहे। कित्तूर का शासन रानी चन्नम्मा संभालने लगी। अंततः 1816 ईस्वी में राजा मल्ला सर्जा की कारागार में ही मृत्यु हो गई। निस्संतान चन्नम्मा ने राजा मल्ला सर्जा की मृत्यु के पश्चात राजा की प्रथम पत्नी के पुत्र शिवलिंगप्पा रुद्र सर्जा को दत्तक पुत्र के रूप में सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाकर उसे सिंहासन सौंपा। किंतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नामक नियम के अनुसार उसे उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। यह नियम ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित विलय नीति का समर्थक था। दूसरी ओर राज्य शासन का उत्तरदायित्व प्राप्त करने के पश्चात भी शिवलिंगप्पा को राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। वो कला और साहित्य का प्रेमी था, अतः वो राज्य कार्य की उपेक्षा करने लगा, जिससे अंग्रेजों को और अधिक प्रोत्साहन मिल गया। इसलिए रानी चन्नम्मा को पुनः राज्य के शासन का भार स्वयं के हाथ में लेना पड़ा। इधर ब्रिटिश सरकार अफसर ठाकरे धारवाड़ पर अपना पंजा पसारने लगे। धारवाड़ के आयुक्त चैपलिन तथा ठाकरे दोनों ने मिलकर कित्तूर राज्य को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को स्वीकार करने के लिए अधिसूचित किया। इसी बीच ये धूर्त अंग्रेज अफसर कित्तूर के राज्य परिवार के कुछ स्वार्थी सदस्यों को प्रताड़ना देकर अपनी ओर करने का प्रयत्न भी करने लगे। आधा राज्य देने का वादा करके राज परिवार के कुछ बेईमान उच्चाकांक्षी कर्मचारियों को अपने साथ मिलाने में वे सफल भी हुए। जब अंग्रेजों ने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से अस्वीकार किया तो रानी चन्नम्मा ने इसे अपनी आंतरिक समस्या बताकर अंग्रेजों को इससे दूर रहने की चेतावनी दी। ब्रिटिश सरकार की नीयत को समझते हुए रानी ने प्रत्यक्ष रूप से प्रजा को एकत्र किया तथा स्पष्ट रूप से उन्हें यह चेतावनी दी कि अंग्रेज कित्तूर राज्य पर हमला करना चाहते हैं तथा इसे अपने अधिकार में लेना चाहते हैं। रानी चन्नम्मा ने प्रजा से कहा कि जब तक उनकी रानी जीवित है तब तक वो सब प्रकार से कित्तूर की रक्षा करेंगी। अंग्रेजों की पराधीनता से श्रेष्ठ है मृत्यु। रानी ने सचेत किया कि राज्य की रक्षा के लिए सशस्त्र युद्ध अवश्यंभावी है।
कित्तूरवासी अंग्रेजों की कूटनीति से भलीभांति सुपरिचित तो थे ही, अतः उन लोगों ने रानी को पूर्ण समर्थन देने का वचन दिया। समस्त प्रजा एकजुट होकर रानी को सहयोग करने के लिए तत्पर हो गई। युद्ध की योजनाएं बनने लगी। रानी चेन्नम्मा रणनीति में कुशल तथा अत्यंत साहसी थी। वे सर्वप्रथम महिला शासक थी जिन्होंने भारतीय राज्यों पर अंग्रेजों के अनावश्यक हस्तक्षेप का स्पष्ट विरोध किया। अंग्रेजों ने रानी के दत्तक पुत्र शिवलिंगप्पा को राज्य से निर्वासित करने का आदेश दिया, परंतु रानी ने उनके आदेश की पूर्णतया उपेक्षा कर अंग्रेजों को यह बता दिया कि वे अंग्रेजों की उंगलियों के इशारे पर चलने वाली शासिका नहीं हैं। रानी ने कित्तूर के पक्ष में दलील देने के लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड एल्पिंस को पत्र भेजा, पर उनके दलील को ठुकरा दिया गया और अंततः ब्रिटिश और रानी के बीच युद्ध छिड़ गया। 23 सितंबर 1824 का वो दिन कर्नाटक के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन रहा। अंग्रेजों ने कित्तूर किले को घेरकर रानी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। राजनीति एवं रणनीति में अनुभवी चेन्नम्मा को अंग्रेजों के आक्रमण का भान तो पूर्व से ही था और वे इसके लिए तत्पर भी थी। उन्होंने किले के बाहर तथा अंदर दोनों ओर छद्म वेश में सेना को नियुक्त किया था, जो इस आक्रमण के लिए तत्पर थे। किले के द्वार को अकस्मात खोलकर सेनापति सिद्धप्पा और रानी की 2000 सेना अंग्रेजों पर बिजली की भांति टूट पड़ी। ब्रिटिश इस अकस्मात आक्रमण के लिए प्रस्तुत न थे। देशभक्तों के भयंकर वार से अंग्रेजों की सेना त्रस्त हो गई और पीछे हटकर आत्मरक्षा में लग गई। रानी स्वयं किले के अंदर से बंदूकों और तोपों से अंग्रेजों को निशाना बनाने में सैनिकों को निर्देश देती रही। इस प्रकार रानी की बुद्धिमत्ता से अंग्रेज पराजित हो गए। 23 सितंबर 1824 के दिन अंग्रेजों को प्रथम युद्ध में रानी से पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना को भारी क्षति हुई। कलेक्टर और एजेंट सेंट जॉन ठाकरे इस युद्ध में मारे गए तथा 2 अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लिया गया। परवर्ती काल में अंग्रेजों ने रानी को मिथ्या शपथ से आश्वस्त किया कि युद्ध समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे भ्रमित होकर रानी चेन्नम्मा ने बंधकों को स्वतंत्र कर दिया। किंतु धूर्त मिथ्याचारी अंग्रेजों ने 12 नवंबर 1824 को पुनः कित्तूर पर आक्रमण कर दिया। रानी के पास 7000 सैनिक, 2000 घुड़सवार सेना, 1000 ऊंट तथा 50 हाथी थे। उनका 8000 कुशल सैनिकों का एक विशेष दल था, जिसे प्रमाणित शेर के नाम से विभूषित किया जाता था। उनके पास शस्त्रों में 11 तोप और 14 छोटी बंदूकें थी। अंग्रेजी सेना रानी के सैन्य बल तथा शस्त्र बल की अपेक्षा कई गुना अधिक सैन्य व शस्त्रों से सुसज्जित थी। अंग्रेज आक्रमणकारियों के पास 20,000 पुरुष सैनिक, 400 तोप, जिसमें मुख्य रूप से मद्रास नेटिव फोर्स आर्टिलरी की तीसरी टुकड़ी सम्मिलित थी। 12 नवंबर के बाद 30 नवंबर को अंग्रेजी सेना ने पहले से भी अधिक 25,000 सैनिकों के साथ कित्तूर के किले पर आक्रमण कर दिया और रानी को पुनः आत्मसमर्पण करने को कहा। रानी चेन्नम्मा ने साहस व धैर्य बनाए रखा। अपने दोनों विश्वस्त सेनापतियों के साथ वे अंग्रेजों से युद्ध करती रहीं। सेनापति सांगोली रायन्ना और गुरु सिद्धप्पा रानी की रक्षा करने में यथासंभव प्रयास करते रहे, परंतु अंग्रेजों की इतनी बड़ी सैन्य शक्ति तथा तोपों के समक्ष रानी के सिपाही कम पड़ गए। साथ ही रानी के कुछ लालची अविश्वासी कर्मचारियों ने अंग्रेज अधिकारियों से मिलकर रानी से धोखा किया। रानी चेन्नम्मा के तोपों और बंदूकों की बारूद में नकली बारूद तथा गाय के गोबर आदि मिला दिया गया था, जिससे युद्ध के समय रानी के शस्त्र व्यर्थ हो गए। 25,000 सैनिकों से लड़ना सामान्य बात तो थी नहीं, पर रानी ने हार नहीं मानी। वे मन से दृढ़ रही तथा अपने सैनिकों को निर्देश देती रही। उसी समय हुरका दली तथा मल्लप्पा नामक 2 मुख्य सेनापति रानी से छल करते हुए युद्ध से विरत हो गए। इससे रानी कमजोर पड़ गई।
अंग्रेजों ने रानी चन्नम्मा को घेर लिया और उन्हें बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद रानी को बेलहोंगल के कारागार में रखा गया। 5 वर्षों तक रानी चन्नम्मा बंदी अवस्था में रही। अंततः 21 फरवरी 1829 को वीर रानी चन्नम्मा कारागार में ही वीर गति को प्राप्त हो गई। अंग्रेजों ने रानी के मृत शरीर को बेलहोंगल में ही दफना दिया। वर्तमान में सरकार द्वारा बेलहोंगल में निर्मित पार्क में रानी चन्नम्मा की समाधि है। रानी चन्नम्मा का देहावसान भले ही हो गया, परंतु उनकी वीरता एवं शौर्य गाथा कर्नाटक के प्रत्येक घर और गलियों में गूंजने लगी और यहाँ के लोगों को स्वदेश प्रेम, आत्मसम्मान एवं आत्म त्याग के लिए सदा प्रेरित करती रही। जिस समय भारत के अन्य प्रांतों में स्वतंत्रता संग्राम का विचार तक नहीं आया था, उस समय रानी चन्नम्मा ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध शस्त्र उठाया और युद्ध का नेतृत्व किया। केवल भारतीय नारियों के लिए ही नहीं, अपितु भारतीय पुरुषों के लिए भी चन्नम्मा आदर्श की प्रतिमूर्ति हैं और अन्याय से समझौता न करने की प्रेरणा देती रहती हैं। अंग्रेजी उपनिवेशवाद को चुनौती देने वाली चन्नम्मा एक सच्ची लोकनायिका थी। चन्नम्मा के इस वीर गाथा एवं उनके बलिदान की सत्य कथा को अंग्रेजों द्वारा पूर्णतः दबा दिया गया था। अंग्रेज जानते थे कि राष्ट्र हेतु एक नारी के बलिदान का यह दृष्टांत भारत के जनसाधारण के हृदय में निहित स्वाधीनता की अग्नि का विस्फोट कर देगी। अतः रानी चन्नम्मा का नाम तक इतिहास के पृष्ठों से मिटाने का प्रयास किया गया। इतिहासकार प्रोफेसर कपिल कुमार एक साक्षात्कार में कहते हैं, भारत में इन सभी क्रांतिकारियों के संबंध में सूचनाएं छिपा दी गई थी। 1857 में वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक में इसे स्वाधीनता हेतु किया गया प्रथम संघर्ष लिखा तथा इन्हें आदर्श माना। इस पुस्तक में उल्लेख के पश्चात रानी चन्नम्मा लोक दृष्टि में आई तथा उनकी वीरता की चर्चा सर्वत्र होने लगी। किसी महिला के नेतृत्व में उपनिवेश विरोधी यह प्रथम विद्रोह था। रानी चन्नम्मा की अंग्रेजों पर प्रारंभिक लड़ाई में विजय की स्मृति आज भी कित्तूर वासियों के हृदय में जोश एवं उल्लास उत्पन्न करती है। इसलिए आज भी वे 22 से 24 अक्टूबर 4 दिन तक कित्तूर में विजय उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। भारत के वर्तमान संसद भवन में एक निर्दिष्ट स्थल को प्रेरणा स्थल के नाम से भूषित किया गया है, जहां बलिदानियों की मूर्तियों तथा उनकी स्मृतियों को संजोकर रखा गया है। रानी चन्नम्मा की मूर्ति भी इसी प्रेरणा स्थल में स्थापित है। इस मूर्ति का अनावरण भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा किया गया था। वीर बलिदानियों की ये मूर्तियां लोकतंत्र के जन प्रतिनिधियों को लोक कल्याण हेतु आत्मत्याग एवं अन्याय से लड़ने की प्रेरणा देती है। ये स्मरण दिलाती हैं कि स्वतंत्र भारत का तिरंगा इन बलिदानियों की रक्त रंजित भूमि पर लहराया गया था। रानी चन्नम्मा ने स्वराज की रक्षा के लिए जीवन जिया एवं स्वराज की रक्षा के लिए सहर्ष बलिदान दे दिया। किसी कवि द्वारा रचित कविता की ये पंक्तियां रानी चन्नम्मा के हृदय में बसे देश प्रेम की भावना को व्यक्त करने में अधिक उपयुक्त है। यह देश मेरा, धरा मेरी, गगन मेरा, उसके लिए बलिदान हो प्रत्येक कण मेरा। इस भूमि पर मस्तक उठाए चल रहा हूं मैं, शस्य श्यामल भूमि को शत शत नमन मेरा। जय भारत।